एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डैटी अभिलाषा ब्लॉग्स। तो आज है सैटरडे और आप पीछे का व्यू देख रहे होंगे, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि मैं ना अभी यहाँ छत पे हूँ जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ। तो और ये सब आप देख सकते हैं क्योंकि आज डुक्कू स्कूल नहीं गया था और वो घर पे हैं, मेरे हस्बैंड घर पे हैं। यहाँ पे जो इटावा का हमारा रूम है वो 2 रूम का सेट है। कानपुर का रूम था तो वहाँ 3 रूम थे, तो ऐसे कोई स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट यहाँ पे 2 रूम है और दोनों रूम बिल्कुल एक दूसरे के पास ही हैं। तो और वो टीवी वगैरह देख रहा था, उसे 10-15 मिनट शांत कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मैंने कहा फिर वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम होगी, तो फिर इसलिए मैं छत पे आऊँगी। और बाहर जो मेरी बालकनी है तो वो वहाँ पे दिन भर बाइक कार वगैरह जाती रहती है, तो इसलिए वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है शूट करने में। तो बस मैं छत पे आई हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 और वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डैट इज़ चेंजेस अराउंड अस। तो एनसीईआरटी में ना ये टॉपिक बहुत ही छोटे में दिया हुआ है एंड जो बुक थी मेरे स्कूल की उससे मैंने बनाया, तो उसमें उसी सेम चैप्टर में काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने टॉपिक डिस्कस किया है। तो मैं दोनों आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन एक ये है कि आपकी टेट की नोटिफिकेशन आने वाली है, 29-30 जनवरी को पेपर होगा। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अभी आपको डुग्गू की आवाज़ आ रही होगी, उसे पता चल गया मैं छत पे हूँ। अगर मैं वो घर पे रहता है ना तो 10 मिनट के लिए भी मैं किसी रूम में अकेले शांति से नहीं बैठ सकती। वो पापा को नहीं, वो मुझे ही ढूंढेगा, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो इसमें देखिए जो हमारे आसपास है चेंजेस अराउंड अस, तो इसमें कुछ एक्टिविटी दी हुई कि हमारे आसपास क्या चेंजेस होते हैं। तो जैसे पहले है कि हम जब बैलून मुंह से ब्लो करते हैं, ठीक है, बैलून को, तो बैलून फूल जाता है और हम जब हाथ वहाँ से उसके कॉर्नर पास हटा देते हैं तो हवा निकल जाती है, वापस से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सेकेंड एक इन्होंने दिया है कि जैसे एक आप कागज़ लो, ठीक है, पेपर लो, उसको फोल्ड करके उसका एरोप्लेन बना लो, ठीक है। अब आपका मन है कि नहीं एरोप्लेन मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आप वापस से उसको खोल के नॉर्मल पेपर बना लो। ये सेकंड एक्टिविटी है। थर्ड एक्टिविटी आपकी ये है कि आपने आटा लिया, ठीक है, और उसको बेल के आपने उसकी रोटी बना ली। अब रोटी बना ली, आपको लग रहा नहीं पेपर पे ऐसा होता है रोटी गोल नहीं बनी, वापस से उसको गोल करके आटे में हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये 3 एक्टिविटी ऐसी थी जो हम देख सकते हैं कि जो हमारी क्या है, रिवर्सिबल है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में है। हमारा मनुआ, हमने बैलून को ब्लो किया, मनुआ उसे उसकी हवा निकाल दी, वापस वही शेप में आ गया। पेपर के साथ ये क्या प्लेन बनाया, नहीं ठीक लग रहा है तो उसको प्लेन करके हमने वापस से कर लिया। रोटी लिया तो आटे लेके उसकी रोटी बनाई, अभी नहीं ठीक लग रहा है तो वापस से फिर उसको मोड़ के आटे में मिक्स करके दूसरा ले लिया फिर से रोटी बनाने के लिए। तो ये सब क्या रिवर्सिबल चेंज है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। अब इसी में कह रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम कर दें, जैसे कि हमने जो बैलून लिया उसको ब्लो किया, जब वो अच्छे से बड़ा हो गया उसको एक पिन से हमने ऐसे पिन लगा के उसको फोड़ दिया, बैलून की सारी हवा निकल गई। अब वो बैलून जो है वो वापस से नॉर्मल नहीं हो पा रहा पहले जैसा। तो ये हमारा अब इरिवर्सिबल चेंज हो गया। सेम जैसे हमने पेपर का प्लेन बनाया और उसमें हमने कुछ कटिंग कर दी, ठीक है। अब हम जब उसको निकालें तो वो वैसा सेम नहीं है, वापस से अब हम उसे ओपन करके सेम ओरिजिनल पेपर पुराना वाला नहीं बना सकते। ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज हो गया। थर्ड, अगर रोटी की बात करें, हमने आटे को लिया, उसकी रोटी बना दी, ठीक है। अब उसे अगर हमने तावे पे रख के सेक दिया, अब ये रोटी बन गई, अब इसे वापस से माटी में मिला के नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज हो गया। तो चेंजेस हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कई तरीके के चेंजेस होते हैं जो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो है जो दोनों डायरेक्शन में होता है, मतलब ए से बी बना रहे हैं और बी से ए बना रहे हैं, ए से बी भी बना सकते हैं, बी से ए भी बना सकते हैं, ये होता है हमारा रिवर्सिबल चेंज। जबकि इरिवर्सिबल चेंज की बात करें तो वो एक डायरेक्शन में यानी यूनि डायरेक्शन में होता है। अगर हमने ए से बी बनाया तो हम वापस बी से ए नहीं बना पाएंगे, एक डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल गया तो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा। तो ये 2 टाइप के चेंज होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। बाकी पता है इस चैप्टर में एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस कुछ 2-3 एग्जाम्पल दिए जो मुझे बहुत समझ में नहीं आए। तो अब जो मैंने नोट्स बनाए इस चैप्टर का वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि चेंजेस एक होते हैं रिवर्सिबल, एक होते हैं इरिवर्सिबल। इसी में एक
दो टाइप के और चेंजेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस चेंज एंड नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस चेंज वो चेंज होता है सम चेंज टेक प्लेस ऑन देयर ओन, वो चेंजेस जो अपने आप हो जाते हैं वो हमारे स्पॉन्टेनियस चेंज होते हैं। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस वो चेंज होते हैं जिस चेंज को अकर होने के लिए हमें कुछ इनिशियली हमें कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। सपोज जैसे अगर आप इसका मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ था कि जैसे स्पॉन्टेनियस चेंज आप मान सकते हैं कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस चेंज का। आपको पता है सोडियम जो है एयर में रखते ही बर्न होने लगता है। तो अगर सोडियम मेटल को आप नॉर्मली रख देते हो वॉच ग्लास में और वो एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा या वाटर के, वो अपने आप बर्न होने लगेगा। ये एक स्पॉन्टेनियस चेंज है, हम उसमें अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने सपोज किसी वुड पे थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया, लेकिन उसे बर्न होने के लिए मुझे उसमें मैच स्टिक लगानी पड़ेगी। जब मैच स्टिक में लगाऊंगी तभी वो चेंज उसमें आकर होगा कि आग उसमें पकड़ेगी। जबकि सोडियम के साथ ऐसा नहीं है, वो सीधे एयर के कांटेक्ट में आके उसने चेंज उसमें होने लगे, लेकिन इसमें मुझे मैच स्टिक लगानी पड़ेगी। तो वो चेंज जो अपने आप होता है वो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है। वो चेंज जो अपने आप नहीं होता है और जिसको करने के लिए हमें कुछ इनिशियली हमें भी कुछ होता है ना कि अपनी तरफ से योगदान देना पड़ता है, तो उसमें जैसे कि कुछ एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है बेसिकली, कि जैसे मैच स्टिक से हमने उसे हीट एनर्जी दिया, तो वो चेंज जिसमें हमें अपनी तरफ से कुछ इनपुट देना पड़ता है वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज होता है, जो अपने से नहीं होता है। इसमें हमारे आसपास कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है फर्स्ट होता है चेंज इन शेप एंड साइज। साइज और शेप में चेंज हो सकता है। सेकंड इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है। जैसे पहले कोई सब्सटेंस कूल है, फिर वो हॉट हो गया, हॉट है कूल हो गया, तो यहाँ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। शेप एंड साइज में चेंज हो सकता है। थर्ड पोजीशन में चेंज, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, कल अभी थोड़ी देर बाद मैं उधर थोड़ा आगे चली जाऊँ तो मेरी पोजीशन में चेंज हो रहा है। स्टेट में चेंज, अभी आइस है वो सॉलिड है, मेल्ट हो गया, वाटर हो गया, लिक्विड हो गया, तो उसकी स्टेट में चेंज, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट हो गया। हीट कर दिया, वाटर वेपर बन गया, तो गैसेस चेंज, तो सॉलिड लिक्विड गैस, ये स्टेट का चेंज हो गया। लास्ट है आपका कलर में चेंज। जैसे आप देखते हैं नॉर्मली आयरन जो हमारा कूलर होता है, आयरन उसमें होता है लोहा, वो आपका नॉर्मली सिल्वर कलर का होता है मोस्टली। थोड़ी देर बाद कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ब्राउनिश कलर का आयरन ऑक्साइड बना लेता है, तो चेंज इन कलर। तो यहाँ पे दिया कि मोस्टली चेंजेस हमारे आसपास 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है शेप एंड साइज में चेंज, सेकंड होता है टेम्परेचर में चेंज, थर्ड होता है पोजीशन में चेंज, फोर्थ होता है कलर में चेंज, एंड फिफ्थ होता है स्टेट में चेंज। इन पांचों में से किसी भी एक चीज़ में अगर चेंज हो रहा है तो हमें मान सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो रहा है, चाहे वो चेंज आपका स्टेट में हो, चाहे वो टेम्परेचर में हो, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो पोजीशन में हो, एंड चाहे वो आपका शेप एंड साइज में हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इरिवर्सिबल चेंज एंड रिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंज वो होता है जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, वाइल रिवर्सिबल चेंज वो होता है जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट आपका है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज देखिए वो होता है जिसमें आपका जो सब्सटेंस होता है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। फिजिकल चेंज में, इस चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, वो होता है फिजिकल चेंज। वहीं केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो वो चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो होता है केमिकल चेंज, एंड वो चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है वो होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, केमिकल चेंज में नया कंपाउंड बनता है। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब हम बात करिए थर्मल एक्सपेंशन की। फिजिकल चेंज होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, एंड केमिकल चेंज जो होते हैं वो मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। अब अगर हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन की, तो हीट करने पे मोस्टली जो मेटल्स या सब्सटेंस होते हैं उनमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे हैं कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे स्टार्च के, शुगर के, प्रोटीन के, फैट के। तो स्टार्च की बात करें तो देखिए फूड, हमने स्टार्च का बेस्ट टेस्ट होता है फूड लिया I2 सोल्यूशन, जो कि ब्लैक कलर का मोस्टली होता है, पर्पल ब्लैक कलर का। I2 सोल्यूशन अल्कोहल में प्रिपेयर करके उसमें डाल दिया। अब जो हमारा ये I2 सोल्यूशन था, आयोडीन सोल्यूशन, अब अगर वो ब्राउन कलर देता है तो इसका मतलब कि उस कंपाउंड में स्टार्च नहीं है, लेकिन अगर वो वायलेट कलर देता है इसका मतलब कि उस कंपाउंड में स्टार्च है। इसे आप कभी भी पोटैटो या राइस के साथ चेक कर सकते हैं लैब वगैरह में, कि अगर पोटैटो को कट किया उसके ऊपर आप आयोडीन सोल्यूशन ऐड करोगे तो वो
वो जो एरिया है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, वो आपका अगर वायलेट या ब्लूइश हो जाता है, इसका मतलब कि स्टार्च वहाँ है। और ऐसे फूड मटेरियल जिस पे ऐड करो और वो ब्राउन हो जाता है, वायलेट या ब्लू नहीं होता, इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। सेकेंड होता है आपका ग्लूकोज का टेस्ट। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना जो भी ईटिंग मटेरियल है जिसमें आप ग्लूकोज चेक करना चाह रहे हो उसको लो, वाटर उसमें ऐड करो, फैलिंग सोल्यूशन ए डालो, फैलिंग सोल्यूशन बी डालो, ठीक है। दोनों को मिक्स करो। जैसे फैलिंग सोल्यूशन ए आपका ब्लू होता है, फैलिंग सोल्यूशन बी कलरलेस होता है। तो शुगर वाला कंपाउंड लिया, वाटर लिया, फैलिंग सोल्यूशन ए लिया, बी लिया, दोनों ऐड करके शेक किया। अब जो अगर हमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें ब्रिक रेड कलर का मिल रहा है, अगर ब्रिक रेड कलर का मिल रहा है इट मीन्स इस हमारे कंपाउंड में हमारा शुगर प्रेजेंट है। थर्ड टेस्ट होता है प्रोटीन का। इसके लिए हमारा है कि जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड है, ईटिंग मटेरियल जो भी हम जिसमें चेक करना चाह रहे हैं प्रोटीन, उसमें कंसनट्रेट HNO3 ऐड करते हैं, उसको शेक करते हैं, हीट करते हैं। अगर येलो कलर का कंपाउंड मिलता है उसमें फिर से अमोनिया डालते हैं, ठीक है, कुछ ड्रॉप, और फाइनल प्रोडक्ट हमें जो है हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन वो ऑरेंज कलर का मिलता है, तो इसका मतलब कि प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे एग, वाइट एग है, एग का जो वाइट पोर्शन होता है तो येलो होता है, वाइट होता है। वाइट पोर्शन ले लिया, उसमें HNO3 ऐड किया, शेक किया, हीट किया, फिर उसमें दिया है कि येलो कलर आएगा, फिर आप उसमें अमोनिया फ्री ड्रॉप डालो, फिर से ऐड शेक करो, तो अगर आपका ऑरेंज कलर आता है इसका मतलब कि आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। फैट की बात करें तो ऑयल, यानी जिसमें मोस्टली फ़ैट होता है ऑयल वाले कंपाउंड में, सपोज वो कंपाउंड लो जिसमें आपको चेक करना है फ़ैट है कि नहीं, लो उसमें इथेनॉल डालो, सूडान थर्ड रिएजेंट, क्या ऐड करना आपको, सूडान थर्ड रिएजेंट, शेक करो। ऑरेंज रेड अगर PPT मिलते हैं टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे, ऑरेंज रेड, इट मीन्स कि आपका फैट प्रेजेंट है। सिंपल सा कुछ इस चैप्टर में ही विटामिन्स के बारे में दिया था, विटामिन्स की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है और इसका क्या मतलब इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। तो जैसे विटामिन ए में देखी दिया नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसमें पुअर विजन, आँखों से दिखना रात में बंद हो जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बी की कमी से होता है बेरी, इसमें होता है वीक मसल और नर्व, मसल या नर्व वीक हो जाती है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, ये जो गम्स है ये इनसे ब्लड निकलने लगता है, ब्लीडिंग गम्स, विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी। डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसमें हमारी बोन्स जो होती है वो वीक हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से होता है एनीमिया, और इसमें क्या होता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स जो हमारी बॉडी में होती है आरबीसी, वो कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से, एनीमिया। विटामिन के में बात करें तो ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स एंड इंजरी, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो अगर हमें कट या इंजरी होती है हमारी बॉडी में तो ब्लड निकलना बंद नहीं होता, ब्लड कंटिन्यूसली निकलता रहता है, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर चेंजेस अराउंड अस हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो लंबा लगता हो ना तो इसे 1.5 की स्पीड में करके आप देखा करो। कल मैं भी अपनी वीडियो को 1.5 पे करके देख रही थी, तो मुझे ना ज़्यादा अच्छे से जल्दी समझ में आ रहा था। तो अगर क्योंकि थोड़ा सा अगर आपका टाइम लगता है तो 1.5 की स्पीड या 2 की स्पीड में करके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो देखने ज़रूर आइएगा। और अगर आप क्लास 6 में तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।